हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आपके लिए लाया हूँ सोशल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की सवाल। तो अगर आपने सोशल साइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रखा है एंड आपको सोशल साइंस में झंडा गाड़ना है तो आपको इन सभी सवालों को याद करना पड़ेगा। मतलब कि मैं जो सवाल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट स्किप एनी क्वेश्चन। आपको हर सवाल को याद करना है बिकॉज अभी आपके पास बहुत सारा समय है। ये सोच के आप समय वेस्ट मत करो, अगर ज़्यादा सोचोगे तो समय कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो जो भी समय बच रहा है इन समय में आपको बहुत ही ज़्यादा सोशल साइंस का और साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत याद करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम पे यहाँ पे लिंक दिया हुआ है एंड सब्सक्रिप्शन का बटन दिया हुआ, सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग एंड वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा और आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। इन्हीं बातों को आपको कॉपी पर छापना है देख देख करके, ठीक है ना। और अगर आपने जब एक बार छाप लिया तो मतलब कि आपको 75% याद हो जाएगा, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? हाउ डिड द सलम सिस्टम स्टार्टेड? ओके, सलम पद्धति का शुरुआत कैसे हुई? सवाल देखें, औद्योगिकीकरण के कारण सलम पद्धति की शुरुआत हुई। कैसे हुई? औद्योगिकीकरण के कारण। उद्योग यानी कि उद्योग, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, यानी कि उद्योग बनना, नई नई मशीनें बन जाना, बड़ी बड़ी मशीन का आविष्कार हो जाना, इन सभी का आविष्कार होने से जो है सलम पद्धति की शुरुआत हुई। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे बिकॉज सवाल 3 नंबर का बनता है तो इसको कुछ लिखना भी पड़ेगा। देखिए एक्चुअली सलम सलम के मतलब होता है थोड़ा सा मतलब गंदगी टाइप का, ठीक है ना, गंदगी टाइप का सिस्टम, मतलब सही सिस्टम नहीं होना। तो एक चीज से पता चलेगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण के कारण जो सलम पद्धति की शुरुआत हुई। मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में रहने को विवश थे, मतलब जो मजदूर थे वो छोटे छोटे घरों में रहते थे। क्यों भाई? क्योंकि जहाँ किसी की और जहाँ रहते थे वहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, ठीक है ना, उसी में वो रहते थे। ठीक है, कारखानों के आसपास मजदूरों की बस्तियां बस गए थे। जो बड़े बड़े कारखाने होते थे और जो मालिक होता था, मालिक चाहता ये था कि जो मजदूर है ये मजदूर कहीं ना जाए बल्कि यहीं पे घर और बना ले, इन लोग छोटा छोटा झोपड़ी बना ले, वहीं पे रहे और सुबह जल्दी से 6 बजे आ जाए और रात के 6 बजे चल जाए। मतलब पूरा 12 घंटा एकदम जम के एकदम उससे काम लेता था। ठीक है ना, तो यही हुआ कि मजदूर को कहीं जाने नहीं दिया जाता था बल्कि वहीं पर कारखाने के आसपास ही घर बस्तियां बस गया था। उन लोग छोटे छोटे घर बना कर रहने लगे थे। यहाँ छोटे छोटे घर अथवा झोपड़पट्टी बनाकर रहने लगे। सुनिए ना, झोपड़पट्टी, झोपड़ी का ढेर सारा घर बन गया तो झोपड़पट्टी बोलते हैं। ये जो बस्तियां थी गंदी और अस्वस्थकर थी। मतलब जैसी शायद जाहिर सी बात है, जो आप देखें ना गरीब लोग जो होता है, जो मजदूर होता है अक्सर देखे होंगे, जैसे ईटा भट्टी वगैरह देखे होंगे, ईटा भट्टी वाला जो आदमी रहता है बनाता है, ईटा उटा बनाता है, तो उन लोग देखिए वहीं पे झोपड़ी वोपड़ी बना कर आता होगा, कितना गरीब रहता होगा ना, गंदा मैला कुचैला इस टाइप का रहता है। तो यही सब मतलब कारण से जो है ये जो सिस्टम शुरू हुआ, जो पद्धति बना, इसी को बोला गया क्या? सलम पद्धति। इसी से सलम पद्धति शुरू हुआ। मतलब ये जो लोग रहने लगे, गंदगियां वहां पे फैलने लगी, वही सलम पद्धति जो है स्टार्टिंग हुआ। तो यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया है, तो फटाफट इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लो एंड आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है कि सब किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ठीक है ना, तो राजनीतिक दल को कहते हैं लोकतंत्र का प्राण। अब क्यों कहते हैं भाई राजनीतिक दल, यानी कि कल पॉलिटिकल पार्टी को सोल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी का सोल, आत्मा, प्राण कौन है? लोकतंत्र। लेकिन क्यों कहेंगे भाई, क्यों कहेंगे? तो यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि ये प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मुख्य रूप से भाग लेते हैं। मतलब जो चुनाव होता है ना, इलेक्शन होता है, तो जो कैंडिडेट उठता है उसके निर्वाचन के लिए, कैंडिडेट का जो इलेक्शन होता है उसमें निर्वाचन के लिए भाग होता है। जब राजनीतिक दल ही नहीं होगा तो कैंडिडेट कौन उठेगा? जब भी प्रतिनिधि उठेगा वोटिंग के लिए तो राजनीतिक दल से ही उठेगा, और ये दल ही लोकतांत्रिक शासन को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। मतलब लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र जो चल रहा है, जो नियम चल रहा है लोकतांत्रिक रूप से, वो जो शासन है एक उसका सही ढंग प्रदान करता है ना, व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। फिर देखिए, राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हैं। यानी कि जो नेशनल पार्टी होती है जिसको आप चुनते हैं, जो विधायक होता है, वो आपकी समस्या को सरकार के पास पहुंचाती है। जैसे मान लेते हैं कि आपको कुछ शिकायत करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट शिकायत नहीं कर सकते हो। आपके एरिया में कौन है एमपी,
एमपी कौन है आपके एरिया में, उस एमपी के पास जाओगे, क्योंकि आपने उस एमपी को वोट दिया तो आपको एमपी से तो जान पहचान होना चाहिए, ठीक है ना। या तो आपको उस सदस्य से या उस पार्टी से कोई मुखिया होगा, जो आप मुखिया को बोलोगे, क्योंकि मुखिया भी उसी के अंदर आता है, ठीक है ना, वो सब पार्टी से बढ़ जाता है। एमपी, अब वो जो एमपी जब सदन में बैठेगा तो जाके वो आपकी बात रखेगा कि इस एरिया में, है ना, बिहार के एरिया में सड़कों की कमी है, तो भाई साहब सड़क बनाइए वहां पे, है ना। तो ये क्या हुआ, राजनीतिक दल जो है जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखती है तथा सरकार की नीतियों की आलोचना करती है। अब यही राजनीतिक दल जो होता है एक विपक्ष दल होता है अपने, जैसे एक कोई भी तो एक ही पार्टी बनती है सरकार, दूसरा पार्टी जो विपक्ष होता है, तो ये सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। अगर गलती काम किया तो यही आलोचना करेगा, अगर सही करेगा तो सही करेगा। राजनीतिक दल ही जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। राजनीतिक दल जो होता है ना, राजनीतिक दल वाले लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो राजनीतिक के बारे में ये सब प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग किससे मिलता है। अगर आप राजनीतिक सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं, आप राजनीतिक दल से ही राजनीतिक सीख रहे हैं ना। जो नेता है, जो विधायक है, जो एमपी है, जो मुखिया है, वो कैसे कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, सीख रहे हैं। मतलब कि राजनीतिक दल से ही जनता जो है राजनीतिक करना सीखता है। ये शासक को निरंकुश होने से रोकता है। जाहिर सी बात, अगर राजनीतिक दल नहीं होगा ना तो शासक निरंकुश हो जाएगा। जैसे मान लेते सपोज दैट कोई सरकार यहाँ पे बनी हुई, ठीक है ना, और उसके खिलाफ कोई मतलब एक ही सरकार, जैसे मान ले चाइना इसका अच्छा उदाहरण है। चाइना देखिए, चाइना में एक ही पार्टी है, तो कोई दूसरा पार्टी ही नहीं है, कोई राजनीतिक दल ही नहीं, एक ही पार्टी है, तो उसके खिलाफ कोई नहीं होगा, तो वो निरंकुश। जैसे आपने पढ़ा है, रूस में बहुत सारा पढ़ा है। तो भारत में क्या है ना, अगर जो हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी, जो हमारा अगर बीजेपी वाले अगर कुछ गलत काम करते तो तुरंत कांग्रेस वाले आवाज उठाते, भाई साहब ये गलत काम कर रहा, मीडिया आ गया, ये आ गया, लंच तुरंत हो जाए, मतलब उसको निरंकुश होने से रोकेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि बिहार में अगर नीतीश सरकार गलत काम करे तो जो उसके विपक्षी दल है, जो नेता है, उसको मतलब क्या बोलते हैं, आलोचना करने लगेंगे, निरंकुश होने से बचाएंगे, जनता को बताएंगे कि ये काम कर रहे, ये काम कर रहे। तो राजनीतिक पार्टियां दोनों तरह से फायदा हो रहा है, मतलब निरंकुश शासक होने से बचा भी रहा है और उसको हेल्प भी कर रहा है, क्योंकि शासन, जैसे कि ये काम नहीं हुआ जी, कौन बता रहा, विपक्षी दल बता रहा ना। विपक्षी दल बोला यहाँ गांव में पुल नहीं बना, अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया, क्या कर रही सरकार, अब सरकार की आंख खुली गई, अरे वाह, तो मुझे भूली हुई बात याद दिला दी। कौन याद दिलाया, विपक्षी दल याद दिलाया। तो यानी कि राजनीतिक पार्टियां होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो फिलहाल इस बात को इतना समझ लीजिए, और यहाँ पे आपका है इंग्लिश वाला, तुरंत फटाफट नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, भारत के लिए जलमार्ग का महत्व क्या है। भारत में 3 तरह के मार्ग होता है, एक जल मार्ग होता है, एक वायु मार्ग होता है, और एक क्या होता है, स्थल मार्ग है। सबसे सस्ता मार्ग कौन है, जल मार्ग। सवाल आता है, सबसे सस्ता मार्ग कौन है, जल मार्ग है। आप जानते हैं इसका महत्व क्यों भाई। जल परिवहन यात्री तथा सामान दोनों के परिवहन के लिए उपयुक्त है, यानी कि जल जो परिवहन है वो उससे यात्रा भी कर सकता है और बड़ा बड़ा सामान भी ढोया जा सकता है। लेकिन अगर आप लिए देखें क्या बोलते वायु वाला देखें तो सामान उससे ज्यादा नहीं ढोलाता, बड़ा बड़ा सामान उससे नहीं ढोलाता, है ना, बहुत कम, रेयर केस में होता है, ठीक है ना। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, कौन है, जल परिवहन, सबसे मतलब किफायती है। अगर आप भारत से अमेरिका एरोप्लेन से, मतलब मान लीजिए कि अमेरिका से कोई गाड़ी आने हैं, बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ, फोर्ड मोटर्स हो गया, और भी बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो भारत में आती है, जो बड़ी बड़ी गाड़ी है, कार है, जो दूसरे देश के भारत में आके चलती है, तो वो कैसे आती है, एरोप्लेन से आती है, नहीं भाई, वो पानी वाला जहाज से आती है, शिप से आती है, क्योंकि इसका बहुत ही कम किराया लगता है और बहुत आसानी से आती है, ठीक है ना। और एरोप्लेन से आएगा लेकिन उसका बहुत किफायत, बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाएगा। जल परिवहन ईंधन दक्ष तथा परिस्थितिक अनुकूल परिवहन प्रणाली, मतलब ईंधन को मतलब जितना ईंधन होता है उतना ही जलता है, मतलब ज्यादा ईंधन उसमें नहीं लगता है, ठीक है ना। और परिस्थितिकी अनुकूल परिवहन करते हैं, मतलब जो जैसा परिस्थिति होगा उसके हिसाब से जो है उसका जो यूज किया जाता है। यह भारी स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब भारी से भारी सामान जो है जल परिवहन से ढोया जा सकता है। तो ये है जल मार्ग का महत्व। तो याद हो गया, सस्ता होता है ना, इससे भारी सामानें ढोई जा सकती है, भारी भारी सामानें का परिवहन किया जा सकता है। इसमें इस जल परिवहन ईंधन दक्ष होता है या तथा परिस्थितिकी अनुकूलन परिवहन प्रणाली है। इस तरह से लिखेंगे, आपको याद 2-3 बार पढ़ने के बाद याद हो जाएगा। और ये है इंग्लिश वाला सवाल, फटाफट इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड हाँ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको ये बनेगी कि आपको इसको नोट करके याद करना है। आपको नीचे कमेंट करना है, शपथ लेना है कि सर ये सवाल को मैं आज याद कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। शपथ लेना है, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन शपथ लेते हैं। आगे है
सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करें। बहुत अच्छा सवाल है, ये शायद 5 नंबर में सवाल आ सकता है, लेकिन ज्यादा वाला बड़ा में नहीं। जानते सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में? जानते, देखिए 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। पता है कब की गई थी? 1930 में। तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में गई। तो एक पॉइंट बन जाएगा आपका, 1930 लिखिएगा, समझ में आ जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में की गई थी, जिसका प्रारंभ गांधी जी जो है प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ किया था ना। जिसका आरंभ कैसे किया था? दांडी यात्रा से, दांडी मार्च से, या मार्च से किया था। कब किया था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी अहमदाबाद से 241 मील दूर स्थित भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा आरंभ की। मतलब आप सेंटेंस एक ही सेंटेंस में मिला दे, आप सेंटेंस को तोड़ सकते हैं कि जिसका प्रारंभ जो है दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ साबरमती आश्रम से। गांधी जी अपने साथ 78 सदस्यों के साथ शुरू किया और अहमदाबाद से होते हुए, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद से 241 मीटर दूर जाके भारत के पश्चिम तट पे जो है ना एक गाँव, यानी कि गुजरात में है ना, पैदल चला और जाकर वहां पे नमक कानून तोड़ा। और आगे पढ़ते हैं, फिर कब देखो 12 मार्च को चले थे गांधी जी और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे, दांडी पहुंच गया, उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, मतलब ब्रिटिश सरकार ने पाबंद लगा दिया था कि कोई नमक नहीं बना सकता है। तो हमारे महात्मा गांधी जी और बहुत सारे अनुयायी थे इनके जे, इन्होंने अहद लिया था कि हमको इसकी अवज्ञा को, मतलब इसके जो नियम बनाए इसकी अवज्ञा करना है, ठीक है ना। मतलब बात को नहीं माना, नमक तोड़ करके दिखाएंगे, हमारे घर में आके हमें से मतलब बदसलूकी, है ना। क्योंकि इस सरकार पर एकाधिकार था, मतलब इस पर जो है ना, जो नमक बनाने का अधिकार जो है ना ब्रिटिश ले लिया था, क्योंकि नमक से बहुत फायदा हो रहा था उस टाइम। गांधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण को से बने नमक को मुट्ठी में उठाया और सरकार की अवज्ञा कर लिया, मुट्ठी से उठा लिया, मतलब दिखा दिया कि हम नमक कानून तोड़ दे, बना सकते हैं। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रसार हो गया। एंड जहां जहां देश में नमक बनने का साधन था, जैसे नदी होता है समुद्र के किनारे जो नमक बनता है, तो हर देश, मतलब भारत देश में जहां जहां ये पॉसिबल था कि नमक बन सकता है, तो जाके लोगों ने सभी को जाके नमक कानून तोड़ा, जाके वो नमक बना करके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा मतलब क्या होता है? डिसओबीडियंस, मतलब बात को नहीं मानना। अवज्ञा मतलब बात को नहीं मानना। सिविल मतलब समझ रहे हैं ना, सिविल जो बातें सरकार ने बना दी है, जो कानून बना दी, उस कानून को नहीं मानेंगे, अवहेलना कर देंगे, अवज्ञा कर देंगे। इसी के लिए महात्मा गांधी जी 1930 में दांडी मार्च किया और 6 अप्रैल 1930 को जो है क्या किया? दांडी यात्रा के समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। मतलब शुरू क्या किया? मतलब उसको तोड़ दिया, तो शुरुआत हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया कि हम भी सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको नोट करेंगे, ओके, नोट कर लो फटाफट, हम आगे स्क्रीन करेंगे। अब आगे देखो, ये हो गया, इसको फटाफट नोट कर लो आप लोग। और लास्ट सवाल करते हैं, वित्तीय संस्थान सब क्या समझते हैं? वित्तीय संस्थान का मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही बोल सकते हैं। वित्तीय संस्थान क्या है? देखिए, जानते हैं, उन संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहेंगे। मतलब संस्थान तो बहुत सारा होता है, जैसे हम घर चला रहे तो भी संस्थान, स्कूल चला रहे संस्थान हो गया, है ना, बैंक चला रहे संस्थान द्वारा। लेकिन वित्तीय संस्थान, वित्तीय का मतलब फाइनेंशियल, उसमें पैसा वाली बात आ जाएगी बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा वाली बात आने वाली है। उन संस्थानों को वित्तीय संस्थाएं कहेंगे जो अपने ग्राहकों एवं सदस्यों को वित्तीय सेवाएं देंगे। मतलब जो संस्थान होगा ना, वो संस्थान जो ग्राहक को वित्तीय सेवा देगा, जैसे कि धन जमा करना, है ना, ग्राहक को ऋण देना, ड्राफ्ट देना, निधि अंतरण, इस सब जो काम है ना, ये सब क्या है? वित्तीय संस्थाएं। तो वित्तीय संस्था समझ में आ गया। जैसे कि बैंक हो गया, बैंक से पैसा लेना देना होता है, धन का जमा, ग्राहक का धन जमा कर रखना, ग्राहक से धन का ऋण लेना, है ना, बैंक ड्राफ्ट बनाना, निधि अंतरण करना, ये सब जो काम आ रहा है ना, ये सब जो जहां जहां ये सब काम होता है, उस संस्थान को बोलेंगे वित्तीय संस्थान। और ये जो वित्तीय संस्थान प्रदान करता है, जाहिर सी बात, जहां ये काम होगा उसको बोलेंगे वित्तीय संस्थान। यहाँ पे इसका इंग्लिश में
ट्रांसलेट किया हुआ है, इसको नोट करना। एंड इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। तो आप लोग को ये पांचों सवाल आज के आज याद करना है, चाहे किसी टाइम, आज 12 बजे रात के अंदर अंदर आपको याद करना है। तो नीचे तुम लोग कमेंट करोगे कि आपको पहले इसमें से कितना सवाल याद था, वो पहले कमेंट करोगे। अगर सवाल याद नहीं तो प्लीज इसको नोट कर लो। ये मत सोचो कि सर सवाल आएगा कि नहीं आएगा, आपको पढ़ने में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। आप पढ़ो तो कम से कम, अगर सवाल नहीं आएगा लेकिन आपको एक नॉलेज मिलेगा, बिकॉज आप किसी को पता नहीं कि सवाल कौन सा आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता। तो हमको चाहिए कि जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है उसको पढ़ ले, याद कर ले, कम से कम एक बार लिख लीजिए, याद कीजिए। तो ये माइंड में ये बातें अगर आपके दिमाग में सेट हो जाएगी ना, एग्जाम में खुदा ना खासा एग्जाम में आ गया तो कुछ तो आप लिखोगे, नहीं से हाँ तो होगा ना। इसलिए आप लोग मुझे बताओ पहले आज की, तुम लोग याद हो जाएगा, और कितना याद था वो भी मुझे कमेंट करना। कैसे लगी आज की क्लास, इसका मैं पीडीएफ भेजने वाला हूँ टेलीग्राम पे। तो जो पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो जल्दी से यहाँ पे जुड़ जाओ, यहाँ पे ही आपको पीडीएफ मिलने वाला है। दैट्स ऑल, करता हूँ वीडियो को। एंड जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।